हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज अश्वनी जीएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपशिखा द्विवेदी आज एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने आई हूँ। आज का हमारा होगा मध्यकालीन भारत का पहला क्लास होगा, हमारा फर्स्ट क्लास होगा, मिडेवल हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास होगा। तो बच्चों, आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो? ये सब जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा, वीडियो पूरा देख लेंगे आप, तो कमेंट में करिएगा, इसे कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए, मिडेवल हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है? तो आप पढ़े होंगे, जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा होगा आप लोग जानते होंगे कि अरबों के आक्रमण से मिडेवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का इतिहास होता है। पहले मैं आपको ये बताते चलूँ कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एनिशियंट हिस्ट्री, पुरातन इतिहास, और दूसरा है मध्यकालीन भारत यानी कि मिडेवल हिस्ट्री, और तीसरा है आधुनिक भारत यानी कि आधुनिक भारत का हो गया मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। एनिशियंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है। तो हम इतिहास का दूसरा भाग मिडेवल हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है मीर कासिम, ठीक है, अरबों का एक आक्रमणकारी मीर कासिम नहीं, मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट होगा। तो ये आपको मैं ये आप लोगों को पता होगा पहले से ही कि पहला अरब आक्रमण हुआ था हमारे भारत में। पहला विदेशी आक्रमण कह सकते हैं, पहला मुस्लिम आक्रमण भी कह सकते हैं, मोहम्मद बिन कासिम का हुआ था। तो ये मोहम्मद बिन कासिम आप लोग तो ये जान रहे होंगे, लेकिन क्या आपने ये कभी सोचने का कोशिश किया है कि ये मोहम्मद बिन कासिम आखिर भारत पर आक्रमण किया क्यों? ये कौन था? ये कासिम, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? इसने भारत पर क्यों आक्रमण किया? कोई रीज़न होगा, कोई उद्देश्य होगा उसका, ठीक है। तो ये सब बातों को हम जानते हुए आज की क्लास को थोड़ा डिटेल करके पढ़ेंगे। आप लोगों को, जिन लोगों को बस एक लाइन ये बस अपने दिमाग में अपने ये करके रखे होंगे, बैठा के रखे होंगे कि मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी था, तो यहाँ तो आप सही हैं, पहला आक्रमणकारी वही था, लेकिन ये कौन था? ये क्यों आक्रमण किया? कोई रीज़न होगा, ये क्या था, ये कहाँ से आया था, ये कौन था, ठीक है, आक्रमण करने का इसका रीज़न क्या था, और आक्रमण किया तो ये सफल क्यों हुआ इस आक्रमण में? इन सब बातों पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे इस क्लास को देखने के बाद। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे आपको PDF दिख रहा होगा हमारा कि मध्यकालीन भारत का इतिहास, और पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि अरबों का भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ, इस मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। तो आप देखिए, यहाँ इस लाइन से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि सफल आक्रमण यानी कि इससे पहले भी आक्रमण हुए होंगे, भले वो सफल नहीं हुए होंगे, असफल आक्रमण हुए होंगे, तभी तो यहाँ सफल आक्रमण की बात आई, नहीं तो यहाँ पहला आक्रमण ऐसे लिखा होता। तो ये प्रथम सफल आक्रमण माना जाता है, और कुछ असफल आक्रमण भी हुए, लेकिन वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लेवल उतना हाई नहीं है। हमारे एग्ज़ाम को लेकर अपना लेवल को मेंटेन करके चलना है, आप लोगों को बताते चलना है कि हमें क्या हमारा लेवल होगा। बेस पहले बनाना ज़रूरी है कि हमें कितना तक चीज़ों को पढ़ना है, और एकदम कम भी नहीं पढ़ना है कि हमें समझ में ना आए, उससे जोड़ते हुए एक कहानी की तरह हिस्ट्री को जो पहले बीता है, यानी कि वो कहानी ही तो है, तो उसे कहानी की तरह ही पढ़ते चलेंगे, फैक्ट की तरह पढ़ते चलेंगे, तो आपको याद करना पड़ेगा। और एक हिस्ट्री को एक स्टोरी की तरह आप सोचेंगे ना कि अच्छा, ये हमें कहानी बताई जा रही है कि मध्यकालीन भारत की कहानी हमें बताई जा रही है कि उस समय भारत कैसा हुआ करता था। आप ये सोच लीजिए कि ये कहानी बताई जा रही है कि उस समय भारत क्या था, कैसे था, उस पर आक्रमण हुए, आक्रमण करता था, पहला आक्रमणकर्ता 712 ईस्वी में आक्रमण हुआ। पहला आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन था, और ये सफलता क्यों प्राप्त किया? आक्रमण तो किया, लेकिन क्या भारत के राजा कम शक्तिशाली थे या क्या अक्षम थे? ये आक्रमण करने का इसका कोई रीज़न रहा होगा, कोई कारण रहा होगा। वो कारण क्या था कि इसे आक्रमण करना पड़ा भारत पर, ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट देखेंगे तो ये आपको पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला सफल आक्रमण हुआ 712 ईस्वी में, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन था?
ये आपको जान लेंगे। और आक्रमण कहाँ हुआ है, तो पहला बार आक्रमण सिंध पर हुआ और वहाँ वो सफलता भी प्राप्त किया। अरबों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस प्रांत पर किया, तो सिंध प्रांत पर किया। और सिंध प्रांत पर जब आक्रमण किया तब वहाँ का राजा कौन था, आपको ये भी सोचना चाहिए। एक सिंसियर स्टूडेंट अगर आप हैं, अगर आप पढ़ने को इच्छुक विद्यार्थी हैं, बस आप रटने वाले तोते नहीं हैं, तो आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि जब आक्रमण हुआ तो उस समय भारत का, उस समय सिंध का राजा कौन था, कौन राज कर रहा था सिंध पर, ठीक है। और वो हार क्यों गया, उसके साथ ऐसा क्या हुआ, क्या मतलब वो निर्बल था। तो देखेंगे, इन्हीं सब बातों को जानेंगे और कहानी की तरह मैं आपको रिलेट करके बताते चलूँगी। और आप भी चीज़ों को रिलेट करना सीखिए, एक दूसरे से रिलेट उसको मतलब जोड़ना सीखिए। तो देखिए, पहला आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, सिंध पर आक्रमण किया था। मैंने आपको ये बताया, जब सिंध पर आक्रमण किया था तो उस समय सिंध का राजा कौन था, तो राजा दाहिर सेन, एक ब्राह्मणवादी राजा था। राजा दाहिर सेन एक कट्टर ब्राह्मणवादी राजा कह सकते हैं, राजा दाहिर सेन था। प्रथम आक्रमण भारत पर सिंध प्रांत पर हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। एकदम नोट करने वाली चीज़ें हैं, बार बार मैं जिन चीज़ों को रिपीट कर रही हूँ यानी कि वो इम्पोर्टेंट है, आपको नोट्स करना है आपके कॉपी में, ठीक है। तो राजा दाहिर जो था युद्ध में मारा गया, ठीक है। राजा दाहिर और जब ये मीर कासिम के बीच, मोहम्मद बिन कासिम के बीच में युद्ध होने लगा तो दाहिर युद्ध में मारा गया और उसके दरबार में जितने भी उसका सगी संबंधी थे या दरबारी थे उन सबों को बंदी बना लिया गया। तो अब आगे देखेंगे, ये तो हो गया कि मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर प्रथम आक्रमण किया। अरबों का प्रथम आक्रमण माना जाता है ये मीर कासिम को, और अरब का पहला आक्रमणकारी किसे माना जाता है, मीर कासिम को माना जाता है, जिसने सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया। सिंध पर जब आक्रमण वो किया तो उस समय सिंध का राजा दाहिर सेन था और जब वो युद्ध में मारा गया तो उसे बंदी बना लिया गया, उसके जितने सगे संबंधी थे उनको, ठीक है। तो ये हो गया। तो उसका मोहम्मद बिन कासिम का आपको अब रीज़न आप लिखेंगे, उद्देश्य लिखेंगे और कारण लिखेंगे सबसे पहले कि उसका कारण क्या था भारत पर हमला करने का। तो आपको मैं सबसे पहले, ये क्या हो जा रहा है, सबसे पहले बता दूं कि भारत में आक्रमण करने का कारण क्या, तो उन पॉइंटों को बाद में देखेंगे, आप घबराएंगे नहीं कि उन्हें बिना पढ़े हम आगे क्यों चल दिए। अब सबसे पहले इस चीज़ को लिखेंगे, ठीक है। तो देवल क्षेत्र में, तो देवल कौन सा क्षेत्र है, तो ये सिंध का दक्षिणी क्षेत्र था, ठीक है। सिंध का दक्षिणी क्षेत्र को देवल के नाम से जाना जाता है। तो देवल क्षेत्रों में देखिए, देवल क्षेत्रों में समुद्री डाकुओं ने अरबी जहाज़ को लूटा था। अरब के खलीफा उमर के गवर्नर, ठीक है, अरब के खलीफा उमर के गवर्नर अल हज्जाज ने सिंध तथा पंजाब क्षेत्र के राजा दाहिर सेन से मुआवजा मांगा। राजा द्वारा मना किए जाने पर यह आक्रमण किया गया था। तो पहला आपको ये दिख गया, ये देखिए पहला रीज़न था, ये तात्कालिक रीज़न आप कह सकते हैं कि सिंध पर राजा दाहिर जो था, सिंध का जो राजा था, उस पर पहला आक्रमण क्यों किया गया। तो ये जो अरबी थे ना, सिंध पहला अरब, ये जो मीर कासिम था वो अरब का एक, पहले जो मुस्लिम का जब उदय हुआ, मुस्लिम धर्म का जब उदय हुआ तो उन लोगों में खलीफा रहा होते थे, जो हेड हुआ करते थे, मतलब वो जो मतलब प्रमुख हुआ करते थे, उन लोगों का मुख्य हुआ करते थे। जो खलीफा आदेश देते थे वही उस धर्म के जो अनुयायी थे, उस धर्म के जो मानने वाले थे और उस धर्म का जो राजा बनता था, तो उन्हीं, वही खलीफा को जो आदेश देते थे उन्हीं सब आदेशों का पालन करते थे, उनके अगेंस्ट वो नहीं जाते थे, उनके विरुद्ध नहीं जाते थे। तो जो अरबी बेड़ा था, जो ये सिंध प्रांत था ना, तो सिंध जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उस नदी के किनारे राजा का, अरबों का मतलब सामान जा रहा था, जहाजी बेड़ा से जा रहा था। तो उस जहाजी बेड़ों को कुछ समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। तो वो लूटा गया, कहाँ लूटा गया, सिंध के प्रदेशों में लूटा गया, सिंध के क्षेत्र में लूटा गया। तो जो अव्वल वो था खलीफा, जो था वो खलीफा कह रहा था राजा दाहिर से कि आपके प्रांत में हमारा जहाज़ लूटा गया है, ठीक है, आपके प्रांत में हमारा जहाज़ लूटा गया है, तो आप उसका मुआवजा दीजिए।
आप उसका मुआवजा दीजिए। तो राजा दाहिर ने मुआवजा देने से मना कर दिया। तो इसलिए अबुल हज्जाज ने, ठीक है, अल हज्जाज ने, इसलिए अल हज्जाज ने, यहाँ देखेंगे इसी लाइन करेंगे, अल हज्जाज जो खलीफा हुआ करता था, ठीक है, खलीफा हुआ करता था और गवर्नर भी था, उसने कहा अपने सेनापति से, उसका सेनापति कौन था, तो जो मीर कासिम था ना, उस खलीफा का सेनापति था और उसका दामाद भी था मीर कासिम, सॉरी मोहम्मद बिन कासिम, मैं बार बार मीर कासिम कह रही हूँ। तो वो अरब का गवर्नर था। तो पता चल गया कि जो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो कौन था, तो वो था अरब का गवर्नर, अबुल हज्जाज अरब का गवर्नर था और उसका दामाद भी था अबुल हज्जाज, वहाँ का जो खलीफा था, ठीक है, उन लोगों का जो खलीफा था अल हज्जाज, उसका दामाद था और वहाँ उसका सेनापति भी था। ये मीर कासिम के लिए, मोहम्मद बिन कासिम के लिए, बार बार मैं गलती से मीर कासिम कह रही हूँ, इसको थोड़ा सा गलती हो जा रही है मुझसे। मोहम्मद बिन कासिम कौन था ये आपको बता दिया गया, मोहम्मद बिन कासिम कौन था ये आपको बता दिया गया। रीज़न क्या था अटैक करने का, कोई ऐसे ही तो किसी पर अटैक नहीं कर देगा, कुछ तो उसका रीज़न रहा होगा ना, चाहे वो रीज़न न्यायिक हो या फिर अन्यायिक हो, ये अलग की बात है, लेकिन कुछ तो रीज़न रहा होगा भारत पर अटैक करने का, सिंध पर अटैक करने का। भारत मतलब पहले प्राचीन समय में सिंध अफ़गानिस्तान पूरा हमारे भारत के अंदर ही आता था, वो सब भारत का ही क्षेत्र माना जाता था। अब ना अलग अलग हो गया तो उसे भारत का ही क्षेत्र माना जाता था। तो सिंध पर उसका अटैक करने का पहला रीज़न, तात्कालिक रीज़न आप लिखेंगे कि पहला रीज़न क्या था कि अबुल हज्जाज अल हज्जाज जो था उसके जहाजी बेड़ों को सिंधु क्षेत्र में समुद्री डाकुओं ने लूटा था और जो वो खलीफा था उसका हर्जाना मुआवजा के तौर पर राजा दाहिर से कुछ रकम मांग रहा था, राजा दाहिर ने देने से मना कर दिया, इसलिए ये आक्रमण किया गया। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम कौन था पता चल गया, आक्रमण क्यों किया गया पता चल गया, ये सफल आक्रमण माना जाता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे, आगे हमारा क्या कहता था, ये प्रथम सफल आक्रमण था, तो असफल कौन था। ठीक है, असफल कौन था, तो इसके बारे में मैंने आपको भी बताया है पहले भी कि ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है नहीं, लेकिन इसे आप जान लेंगे एज ए नॉलेज, मतलब जनरल नॉलेज के लिए आप इसे जान सकते हैं कि ये मतलब असफल। इस आक्रमण से पहले हज्जाज ने, मतलब अल हज्जाज जो खलीफा था, अब्दुल्लाह और बरदुल्लाह के नेतृत्व में भी अभियान भेजा था जिसे दाहिर ने असफल कर दिया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो अल हज्जाज था उसका जब जहाज़ लूटा गया, उसके जब खलीफा थे उसका जब जहाज़ लूटा गया और राजा दाहिर से मुआवजा मांगा, वो मुआवजा नहीं दिया। ठीक है, वो मुआवजा नहीं दिया तो अल हज्जाज ने अब्दुल्लाह और बरदुल्लाह नाम के दो सैनिकों को भेजा युद्ध करने के लिए, अभियान पर भेजा। नेतृत्व में कौन था, नेतृत्वकर्ता कौन था, अब्दुल्लाह और बरदुल्लाह, लेकिन उसे राजा दाहिर ने असफल कर दिया, इस विद्रोह को उसने कुचल दिया। तो उसके बाद जब उन लोग को कुचल दिया, इस विद्रोह को असफल बना दिया, इस युद्ध को, इस अभियान को, तो हज्जाज जो था खलीफा वो मीर कासिम, मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है और मोहम्मद बिन कासिम जो 1712 ईस्वी में अभियान करता है सिंध के खिलाफ, तो सिंध के राजा को मार देता है और वो सफल आक्रमणकारी माना जाता है क्योंकि वो अपने युद्ध में सफल हो जाता है। तो मीर कासिम कौन था ये पता चल गया, इसका सेनापति था, इसका दामाद था। अब आगे चलते हैं, आगे क्या आपका कहता है, तो कुछ पॉइंट मैंने जो स्किप करके मैं आगे बढ़ी थी उसको मैं बताती हूँ। तो पहला तात्कालिक कारण जान लिए और मुख्य उद्देश्य क्या था, ये तो रीज़न हो गया, एक रीज़न हो गया इसका ये खलीफा का, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत में अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत को लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। जिस समय की ये बात है, मतलब 712 ईस्वी में इस्लाम का उदय हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से उदय नहीं हुआ था, उसका प्रचार प्रसार चल रहा था। तो जो इसके अनुयायी थे, इस धर्म के पालन करने वाले जो लोग थे, ये सब अपने धर्म के प्रचार करना चाहते थे और वो जानते थे कि भारत एक बहुत बड़ा हिंदूवादी राष्ट्र है और वहाँ
ठीक है, धर्म का प्रचार प्रसार वो कर सकते हैं। और दूसरा, हिंदूवादी राष्ट्र होने के साथ साथ भारत की मंदिरों में जो है अकाढ़ संपत्ति, अकूढ़ संपत्ति, धन संपदा, सोना चांदी जेवर, ये सबसे भरा हुआ होता था हमारे मंदिर। इसीलिए जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए, उन लोगों का मेन मोटिव जो था धन को लूटना था। और वो सबसे किसे अपना पॉइंट किसे बनाया, उसे पीक पॉइंट पर किसे रखा, अपने हिट पॉइंट पे किसे रखा, तो मंदिरों को रखा। उन्होंने मंदिरों को लूटा, क्योंकि लोगों को पता था कि ये देश हिंदूवादी हैं और ये लोग मंदिरों में चढ़ावा, खूब सारा गहना, पहले लोग सोने के रुपए पैसे जेवर गहने चढ़ाया करते थे, तो वो सब मंदिर में काफ़ी सारा अच्छा खासा धन संपदा जमा हो गया था। तो ये भी आकर्षण का केंद्र था विदेशी आक्रमणकारी को। तो अरबों को ये भी चीज़ एक प्लस पॉइंट था, भारत में उन लोगों को दिखा कि अगर वहाँ आक्रमण करते हैं तो हम लोगों को अपना धर्म का प्रचार प्रसार भी हो जाएगा और हम लोगों को काफ़ी वहाँ से धन संपदा भी मिल जाएगा। तो ये भी एक उसका मुख्य उद्देश्य था अरबों का। ये भी आप लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि आक्रमण करने का तात्कालिक रीज़न क्या था, तात्कालिक कारण क्या था, तो जो मैंने आपको समझाया, ठीक है, उसे लिखेंगे। उसका बाद मुख्य उद्देश्य लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे मुख्य उद्देश्य, उसके नीचे पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अरब के विद्वान भारत से 2 पुस्तक, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत तथा खंडखांड्य अपने साथ ले गए। जब ये आक्रमण किए ना, तो यहाँ के कुछ विद्वान, भारत के कुछ विद्वान थे जो पुस्तक लिखा करते थे। तो ब्रह्मगुप्त एक लेखक हुआ करते थे भारत के, पुस्तक लिखे थे उन्होंने, 2 पुस्तक लिखा, एक ब्रह्म सिद्धांत, एक खंडखांड। तो जब वो अरब आक्रमणकारी जो हुए, आक्रमण किए, तो यहाँ जो पुस्तक विद्वानों के द्वारा लिखा गया था ना, उसे भी वो अपने साथ ले गए। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरब आक्रमणकारी भारत से पुस्तकें लेकर गए, उसके राइटर कौन थे, तो उसके राइटर थे ब्रह्मगुप्त, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है और ये मैं आपको बता दूं कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। हमारा थर्ड पॉइंट है कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया। तो भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया, कहाँ लगाया गया, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया। जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। कहाँ लगाया, तो सिंध प्रांत में लगाया। जजिया कर क्या होता है, तो ये गैर हिंदूवादी, ठीक है, गैर हिंदूवादी लोगों से, निवासियों से लिया जाने वाला एक कर था। तो देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा, आप लोग एक बार इसे देख लेंगे। ये देखिए, पहले ये आप लिखेंगे कि क्या था ये सब, ऊपर वाला, ऊपर में जो मैंने ये लिखा है इसका स्क्रीनशॉट कर लें आप। उसके बाद आगे चलेंगे, मुख्य उद्देश्य क्या था इसे लिख लेंगे, ठीक है। और एक इस आक्रमण का कारण क्या था, ये था, ये तात्कालिक कारण था, आक्रमण करने का तात्कालिक कारण। आप वैसा हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। उसके बाद ये लिखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था, ठीक है। ये पहला सफल आक्रमण था, तो पहला असफल आक्रमण क्यों था, ये भी आपको सोचना चाहिए। ये आपको सोचना चाहिए, एक सिंसियरिटी लाइए अपने मन में कि जब कुछ आपसे को बताया जाए तो उसके बारे में अपने मन में इच्छा जगाइए और जानने की, ताकि उसे आप अच्छे से डेवलप कर सकें, अपने दिमाग में बैठा सकें। ये रहा। तो जब देखिए जजिया कर के बारे में आपको पता चल गया, तो जजिया कर क्या था, तो गैर हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था, ठीक है। सॉरी, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, गैर हिंदुओं नहीं, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इस कर को सबसे पहले लगाया गया। इस कर को सबसे पहले किस प्रांत में लगाया गया, तो सिंध प्रांत में लगाया गया, ठीक है। ये आपको पता चल गया। यहाँ से 110% यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस है कि सर्वप्रथम जजिया कर कहाँ लगाया, किसने लगाया, क्या था, ये कर क्या था, ठीक है। अब आगे चलेंगे, इस आक्रमण का कारण क्या था ये पता चल गया, कासिम कौन था पता चल गया। पहला असफल आक्रमण कौन था, अगर ये सफल था तो असफल कौन था ये पता चल गया। जब दाहिर युद्ध में मारा गया, तो दाहिर का जो पुत्र था ना, जय सिंह, कुछ वर्षों तक मोहम्मद बिन कासिम से सफलतापूर्वक सामना करता रहा और बाद में वो भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया।
ये रहा, कासिम के बारे में इतना नॉलेज था। और पहला अरब आक्रमण क्या था, इसके आगे और पीछे का मैंने हिस्ट्री बताया। ठीक है, ये सब आगे और पीछे का हिस्ट्री बताया। अब आप ये बताइए, ये तो मैंने आपको बता दिया, अब आप ये बताइए कि आपको ये सब जो जानने का मिला, ये स्रोत कहाँ से आया? ये तो कोई देखा नहीं था। अभी के जो लोग हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग किस स्रोत के माध्यम से, हमारे पास स्रोत क्या था इन चीज़ों को जानने का, किस स्रोत से हम लोग समझें, इस चीज़ को जानें कि पहले ऐसा भी हुआ था। तो हमारे जानने के कुछ सोर्स क्या हो सकते हैं? तो पहले हाँ, कुछ विद्वान किताब लिखा करते थे, पुस्तक लिखा करते थे, तो वही कुछ पुस्तक हमारे पास हैं। तो एक पुस्तक है स्रोत के रूप में मिडिवल हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, अरब आक्रमण को जानने के लिए पहला पुस्तक जो है वो चचनामा, उसका क्या नाम है? तो ये आप ये भी लिख लेंगे कि मध्यकालीन भारत को विषय में जानने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्रोत हैं। तो पहला स्रोत लिखेंगे चचनामा, एक अरबी पुस्तक जिसका अज्ञात, राइटर जो है अज्ञात है, ये हमें मालूम नहीं है किसने लिखा। जिसने भी लिखा उसने अपना नाम मेंशन नहीं किया अपने पुस्तक में, उसका बस पुस्तक हमें प्राप्त हो पाया है जिसका नाम है चचनामा। दूसरा है, पहला है चचनामा, ठीक है। दूसरा है तहरीक-ए-हिंद, तहकीक-इन-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद या किताबुल उल हिंद, किताबुल उल हिंद या तहरीके, ठीक है, तहकीक-ए-हिंद, तहरीके नहीं, तहकीक-ए-हिंद और किताबुल उल हिंद एक ही पुस्तक के नाम है। इसके लेखक है अल बेरूनी, अल बेरूनी इसके राइटर हैं। तो ये दो किताब जो हैं, इनसे हमें पता चलता है कि मध्यकालीन भारत में क्या क्या हुआ था। ये सोर्स से हमें जानने के लिए अच्छे स्रोत माने जाते हैं। एक और यहाँ पे किताब लिख सकते हैं, एक और पुस्तक का नाम आप लिख सकते हैं जिसका नाम है तबकात-ए-नासरी, तबकात-ए-नासरी। किसका लिखा हुआ है ये बुक? इसके राइटर कौन है? मिनहाज-उल-सिराज, मिनहाज-उल-सिराज, ठीक है। तो पहला पुस्तक था चचनामा, अरबी पुस्तक था, अरबी भाषा में लिखा गया था, जिसके राइटर के बारे में हमें पता नहीं इसका राइटर कौन है। दूसरा पुस्तक था तहकीक-ए-हिंद या किताबुल उल हिंद, जिसके राइटर कौन थे? अल बेरूनी, अल बेरूनी जिसका राइटर था। और तीसरा को बुक है तबकात-ए-नासरी, जिसके राइटर है, रचनाकार है मिनहाज-उस-सिराज, ठीक है। तो अब हम आगे चलेंगे। तो ये तो हुआ हमारा अरब आक्रमण। इसके बाद तुर्क का भी आक्रमण भारत में हुआ। तो ये देख लिए, मीर कासिम का आक्रमण था। तो हम आप लोग पहले से इतना डिटेल में जान रहे थे। कुछ बच्चों को ही पता होगा इतना डिटेल में, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि क्लास में मैक्सिमम क्लासेस में आपको यही बताया जाता है कि पहला ये अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। इसने सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया जजिया कर, और सिंध क्षेत्र में किया। वहाँ का राजा दाहिर था। क्या था, कैसे था, ये सब आगे पीछे की कहानी में आपको बताया गया। आप इसे कोरिलेट करेंगे सारी चीज़ों को, और एज ए कहानी यदि आप पढ़ेंगे तो कभी नहीं, मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ, कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो पहले तो आपने देख लिया 712 ईस्वी में भारत पर हुआ अरबों का आक्रमण। तो दूसरे नंबर में हमारे भारत में किसका आक्रमण हुआ? दूसरे नंबर में आक्रमणकारी कौन था? तुर्क थे। हमारे भारत में तुर्कों का आक्रमण हुआ। 2 तुर्क हुए भारत में आक्रमणकारी। तो ये जो आक्रमणकारी थे ना, इनका कोई उद्देश्य नहीं था भारत पे राज्य करने का। भारत की बस धन संपदा को, संपत्तियों को लूटना इनका मोटिव था। ये नहीं चाहते थे कि हमें भारत में रहना है, शासन करना है, ऐसा इनका कोई विचार नहीं था। ये भारत से बस धन चाहते थे, लूट खसोट के, यहाँ के मंदिरों को लूटकर, यहाँ की लोगों से लूटकर जितना ले जा सकते थे, यहाँ से धन लूट के ले जाना चाहते थे। इनका एकमात्र उद्देश्य धन को लूटना था, यहाँ राज करना नहीं था। उसी प्रकार से देखेंगे कि हमारा तुर्क आक्रमण जब भारत पर हुआ, तो तुर्क आक्रमणकारी 2 हुए, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी, ठीक है। पहला आपने देखा अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम,
दूसरा आपने देखा कि तुर्क आक्रमण हुआ। पहला कौन था तुर्क आक्रमणकारी? तो महमूद गजनवी। दूसरा था मोहम्मद गोरी। तो ये देखिए महमूद गजनवी कौन था, अब इसके बारे में हम चलेंगे, उसके बाद हम गोरी को देखेंगे। तो महमूद गजनवी के बारे में हम चलेंगे तो देखेंगे आप, अल्पतगीन नामक एक गुलाम ने सामानी साम्राज्य के पतन के बाद गजनवी तथा गजनी नामक 2 स्थान का स्थापना किया। ये 2 स्थान कहाँ हैं? ये 2 स्थान अफ़गानिस्तान में हैं। तो देखिए महमूद गजनवी जो है ये कौन था, ये भी आपको पता चलेगा। ये कौन था, भारत में आने का इसका क्या कारण था, उद्देश्य क्या था, इसका रीज़न क्या था, तात्कालिक रीज़न इसका क्या था भारत में आने का, ठीक है। और ये भारत में जीतने में सफल क्यों हुआ, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे और आगे चलेंगे। तो देखेंगे ये जो अल्पतगीन नामक एक गुलाम जो था, इसने 2 स्थान अफ़गानिस्तान में, ये 2 जगह हैं, गौर और गजनवी और गौर नामक 2 स्थान हैं। कहाँ है ये देखिए, ये दोनों अफ़गानिस्तान में ये 2 साम्राज्य हैं, गौर और गजनवी। इसे किसने बसाया? गौर और गजनवी का स्थापना किसने किया? तो एक गुलाम था जिसका नाम था अल्पतगीन नामक एक गुलाम ने 2 स्थानों को 2 साम्राज्य के रूप में विकसित किया अफ़गानिस्तान में। और इस साम्राज्य को आगे बढ़ाने में, बहुत आगे ले जाने में मैक्सिमम सपोर्ट किसका रहा? इसके पुत्र का, महमूद गजनवी का रहा। तो अब हम ये कौन था? अल्पतगीन गजनवी का पिता था, ठीक है। तो अल्पतगीन कौन था? तो ये खुरासान एक जगह है अफ़गानिस्तान के पास। अफ़गानिस्तान का सेनापति था अल्पतगीन। सेनापति नहीं था, वहाँ के राजा का गुलाम था, ठीक है। तो इसका इतना अच्छा ये अपना काम किया ना, एक गुलाम के रूप में इतना अच्छा ये काम किया कि इसे खुरासान का सेनापति नियुक्त किया गया। अपने प्रतिभा के बल पर ये खुरासान का सेनापति बन गया, ठीक है। इसने अपनी दो साम्राज्य आपको बताया गया ना, गौर और गजनवी नाम का जो ये 2 स्थान साम्राज्य के रूप में जो विकसित किया, स्थापित किया, तो उसमें से गजनी को इसने अपना राजधानी बना लिया। ये अल्पतगीन ने गजनी को अपना राजधानी बना लिया, ठीक है, और अपना शासन करने लगा वहाँ पर। तो अल्पतगीन का दामाद कौन, ये देखिए आगे चलिए, अल्पतगीन के साथ और क्या क्या हुआ आगे की घटना देखिए। अल्पतगीन का दामाद सुबुक्तगीन था जो इसका गुलाम भी था, ठीक है। सुबुक्तगीन ने सिंध के शासक जयपाल पर आक्रमण करके इसे पराजित किया। तो ये अब देखिए अल्पतगीन 2 अपना राज्य ये स्थापित किया। अब इन 2 राज्यों को स्थापित तो इसने किया, लेकिन इसे आगे बढ़ाने का काम किसने किया? तो सबसे पहले इसका जो दामाद था सुबक्तगीन, वो दामाद भी था और इसका गुलाम भी था। तो इसने सबसे पहले आक्रमण कहाँ किया? तो इसने भी सबसे पहले आक्रमण, जैसे अरबों ने आक्रमण किया सबसे पहले सिंध पर, और इसने भी आक्रमण सबसे पहले कहाँ किया? सिंध पर किया, राजा जयपाल को पराजित किया, ठीक ना। राजा जयपाल को पराजित किया, सिंध पर आक्रमण किया। कब किया? 986 ईस्वी में। 986 ईस्वी में इसने सुबक्तगीन कौन था? अल्पतगीन का दामाद था। अल्पतगीन कौन था? एक गुलाम था, खुरासान का सेनापति फिर बन गया था अपने प्रतिभा के दम पर। इसका भी गुलाम, ठीक ना, सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन इसका भी, अल्पतगीन का भी गुलाम था और इसका दामाद भी था, ठीक। इसने सिंध पर रिलेट करते चलेगा, इसने सिंध पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा जयपाल को हरा के, ठीक, पराजित किया। 986 ईस्वी में आक्रमण भी किया, उसे पराजित भी किया। अब देखिए जो सुबक्तगीन था ना, इसका पुत्र था मोहम्मद गजनवी। इसने क्या तांडव मचाया भारत में आके, इसने क्या किया और अपने राज्य का विस्तार कैसे किया? तो भारत से इसने जो संपत्तियों को लूटा, वो जाके गजनवी का प्रचार प्रसार करने में, गजनवी का विस्तार करने में उसे लगाया। यहाँ से जो संपत्तियाँ लूट कर गया, अपनी जनता में उसे कुछ को बांटा, कुछ को अपना साम्राज्य विस्तार करने में उसे खर्च किया। तो ये देखिए गजनवी जो था, ये एकदम ब्रॉड तौर पर, एकदम बृहद तौर पर अपने राज्य का प्रचार प्रसार इसने किया, राज्य का विस्तार
सुबक्तगीन का पुत्र गजनवी ने किया। गजनवी कौन था? तो खुरासान का सेनापति था अल्पतगीन। अल्पतगीन का दामाद था सुबक्तगीन। सुबक्तगीन कौन था? उसका दामाद था अल्पतगीन का, और उसका गुलाम भी था। और अल्पतगीन का बेटा जो मोहम्मद गजनवी हुआ वो खुरासान का राजा बन गया। ठीक है, खुरासान का शासक बन गया और 27 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। और सिंहासन पर बैठ के उसने जो किया वो आप देखेंगे। ठीक है, उसने क्या क्या किया वो आप देखेंगे। तो गजनवी खुरासान का शासक था। आपके स्क्रीन पर देखते जा रहे, इसे भी पढ़ते चलेंगे और इसे समझाते भी चलेंगे। जो 27 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। गजनवी ईरान के राजा आफ्रिसियाब का वंशज था। ईरान के जो राजा थे ना, ये तुर्क थे ना। तुर्क कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। और जो अरब आक्रमणकारी थे वो नॉर्मली है, आप जनरली चीज़ है ये समझने कि वो अरब से आए थे, और जो तुर्क थे वो ईरान से आए थे। ये आफ्रिसियाब वंश का वंशज था। आफ्रिसियाब का वंशज था। ठीक ना, वहाँ का कोई राजा का वंश रहा होगा, उसी वंश का ये भी था। ठीक, गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत में 17 बार आक्रमण किए। 17 बार आक्रमण इसने किया। क्यों किया आक्रमण भारत में? और एक बार किया, 2 बार किया, 3-4 बार में जब ये सफल नहीं किया, लेकिन फिर भी बार बार करता रहा। क्यों करता रहा? क्या रीज़न था? क्या इतना बड़ा रीज़न था? तो हाँ दोस्तों, हाँ मेरे बच्चों, बहुत बड़ा रीज़न था इसका भारत पर बार बार आक्रमण करने का। सबसे बड़ा रीज़न क्या था? अब आप देखेंगे कि भारत में जो यहाँ पर जो संपत्तियाँ थी ना, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था, वो वैसा कुछ था, वैसा कुछ गुण भी था भारत में, क्योंकि इसे सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? आप सोच सकते थे कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता। यही तो रीज़न था, यही तो एक कारण था। विदेशी आक्रमणकारियों का रुझान होता था भारत के प्रति। भारत में जाने के लिए कोई एक इंसान 1, 2, 3, 4 बार एक ही कार्य को करता है, वहाँ से उसे असफलता मिलती है, लेकिन फिर भी उस काम को कंटिन्यूअसली करते जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसका वो अपने कार्य के प्रति बिल्कुल निष्ठा है, एकदम दृढ़ संकल्प उसने कर लिया है कि हमें वो कार्य करना ही है। और जो इतना सफलता, इतना निश्चितता से जो कार्य करता है ना बच्चों, इतना संकल्प से जो कार्य करता है, वो ज़रूर से ज़रूर सफल होता है। उसी तरीके से 17 बार आक्रमण करने के बाद गजनवी को भी सफलता मिलता है और 1000 से 1027 तक 17 बार आक्रमण करता है। पहला आक्रमण उसने हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल के खिलाफ किया। इस युद्ध में जयपाल को पराजित किया। इसने आगे पढ़ लिया, हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल। हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल का ये कहाँ था, शासन कहाँ था, ये कहाँ के शासक थे? तो ये सिंध के शासक थे। ठीक है, ये सिंध के शासक थे राजा जयपाल, जो हिंदू शाही वंश के राजा थे। पहला आक्रमण किया इसने 1001 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के राजा के खिलाफ, जहां जयपाल को इसने पराजित किया। दूसरा आक्रमण कहाँ किया इसने? 1006 ईस्वी में किया। नगरकोट पर हमला किया, वहां के मंदिरों को लूटा तथा मूर्तिवाद के खिलाफ अपना युद्ध बताया। ये जो गजनवी था ना, ये सब कट्टर मुस्लिमवादी शासक हुआ करते थे। ये कट्टर मुस्लिमवादी आक्रमणकारी कर सकते हैं। इसे शासक हम क्यों कहें? क्योंकि हमारे देश राज्य का तो था नहीं। तो ये जो आक्रमणकारी थे ना, ये सब कट्टर मुस्लिमवादी थे और हिंदुओं का जो धर्म था, इससे धर्म को आघात पहुंचाना चाहते थे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। जिससे इनका मंदिरों को इसने क्यों पॉइंट अपना बनाया, केंद्र मंदिरों को क्यों बनाया? इससे उनका 2 कारण होता था और 2 इनकी इच्छाएं पूरी होती थी। पहली तो ये अपना धर्म का प्रचार कर सकते थे, हमारा धर्म को कुचल के, ठीक, हमारे धर्म को कुचल के और हमारी मंदिरों से संपत्तियां को लूटकर अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करना चाहते थे। इसलिए ये मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। वहाँ की मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ते थे ताकि लोगों को का जो इस धर्म के प्रति आस्था को ठेस पहुँचे, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुँचे। सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और मंदिरों की अकूत स्वर्ण भंडार को खाली कर दिए। वापस जाने के क्रम में जाट समुदाय के आक्रमण पर कुछ धन लूट लिए। ठीक है, 1006 ईस्वी में नगरकोट पर हमला किया।
फिर इसने सोमनाथ लगातार हमला करते गया, क्योंकि इसे रोकने वाला कोई नहीं था भारत में, कोई नहीं था भारत में इसे रोकने वाला। क्यों नहीं था कोई? ये आगे चलेंगे, क्यों नहीं था कोई? ऐसा क्या उसमें राजा नहीं हुआ करते थे? भारत में हुआ करते थे राजा, लेकिन वो टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए थे, एक केंद्र में नहीं थे। तो किसी को एक दूसरे से मतलब नहीं था, सब अपने अपने राज्य में संलिप्त थे। कोई नहीं सुनता था कि कोई बगल के राज्य पर हमला कर रहा है तो उसके जो आस पड़ोस के राजा थे उसकी मदद नहीं किया करते थे। ऐसा करते तो कोई एक विदेशी आक्रमणकारी भारत जैसे विशालकाय देश को लूट कर ले जाए असंभव था, कभी हो ही नहीं सकता था। तो यहाँ केंद्रीय स्तर पर कोई राजा नहीं था, और राजाओं में आपसी मतभेद था, इन लोगों में आपसी बनाव भी नहीं था। सब लोग अपने आप से मतलब रखते थे, कोई एक दूसरे से मतलब नहीं रखता था। वो सोचते थे कि जिस पर आक्रमण हुआ है वो राजा समझे, हमारा क्या दायित्व बनता है उनके खिलाफ लड़ने का, ठीक है। तो इसलिए ये जीतते गए, यहाँ से लूटते गए, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं था, और ये अपने मंसूबों को पर खरा उतरते गए, उसे पूरा करते गए। तो जब सोमनाथ मंदिर को गजनवी ने लूटा, गजनवी नहीं बच्चों, बहुतों ने लूटा है सोमनाथ मंदिर को, इतना लूटा है उसे पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा तहस नहस। बाद में बख्तियार खिलजी जो होता है वो पूरा बर्बाद कर देता है। वो तो धन्य हो हमारे सरदार पटेल जिसने सोमनाथ मंदिर को एड़ी चोटी एक करके बनवाया है। उस मंदिर को आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों कि हमारे जो लौह पुरुष हैं ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने सोमनाथ मंदिर को बनवाया है, जो आज आप देख सकते हैं। आज जाके नहीं देख सकते तो कम से कम फ़ोन मोबाइल पर तो देख ही सकते हैं मंदिर को, सोमनाथ के मंदिर को। पहले और भी भव्य हुआ करता था, लेकिन ये हमेशा से सोमनाथ मंदिर विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना बनते आया है। इसका कारण क्या था? वहाँ पर चढ़ावा की जो संपत्तियाँ थी ना बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। सोमनाथ मंदिर सबसे आर्थिक स्थिति से मजबूत और अमीर मंदिरों में गिनती हुआ करती थी। जैसे आज बालाजी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर माना जाता है ना, टनों में और अरबों में रुपए और सिक्के और सोने पाए जाते थे सोमनाथ मंदिर में, जो सारे ने लूट कर ले गया, बर्बाद कर दिया हमारे भारत को लूट कर। तो देखिएगा 1030 ईस्वी में अंतिम अभियान खोखरों के विरुद्ध लड़ा गया और वह मारा गया। तो जब ये देखने लगा जब यहाँ के लोग देखने लगे कि ये बार बार आता है लूट के लेके जाता है, आता है लूट के लेके जाता है, तो यहाँ के कोई ये थे जनजातीय समुदाय था खोखर। ये जो खोखर थे ना, ये जनजातीय समुदाय थे। ये इन खोखरों ने इसे जाते समय जब ये वापस 17वीं जो लास्ट में जो इसने अभियान किया, अंतिम अभियान जो किया और यहाँ से लूट कर लेके जाने लगा, तो रास्ते में ही खोखरों ने इस पर हमला कर दिया और इसी हमले में वो घायल हो गया। मारा तो यहाँ नहीं मारा गया, फिर इस घाव इतने गहरे इसके हुए ना कि बाद में मर गया इन्हीं घाव से। तो खोखरों के विरुद्ध ये इसका लास्ट अभियान रहा और इसी अभियान में ये मारा गया, ऐसा हमें इतिहासकारों से पता चलता है। तो देखेंगे 17 बार जो इसने आक्रमण किए ना, उन आक्रमण के बारे में भी हम थोड़ा सा हल्का सा उस पर भी हम रोशनी डालेंगे। वो क्या था उसके बारे में भी आपको शॉर्टली बताते चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ जो ये मोहम्मद गजनवी था ये भारत आता था, तो इसके साथ कुछ लोग भी आते होंगे ना, सैनिक तो आते ही आते होंगे, और भी इसके साथ कुछ लोग आते थे, जैसे लेखक आते थे, ठीक, लेखक आते थे, कवि आते थे। तो देखिए कुछ अलबेरनी हो गया, फिरदौसी हो गया, कुतुबी हो गया, फारूकी हो गया, गजनवी के दरबारी थे और ये इनके साथ भारत भी आया करते थे। जब ये अपने अभियानों के दौरान ये गजनवी के साथ भारत आया करते थे। अब देखिए बच्चों, अब आगे हम चलते हैं गजनी का सीमा विस्तार। तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि इसने काफ़ी वृहद स्तर पर अपने राज्य का विस्तार किया था, अपने सीमा का विस्तार किया था। तो इसने देखिए बगदाद से लाहौर तक, यानी कि अफ़गानिस्तान से लेकर अपना बगदाद तक, लाहौर से अफ़गानिस्तान जो बगदाद जो है वहाँ से लेकर लाहौर तक, ठीक है, समरकंद से सिंध तक इसने अपना साम्राज्य का विस्तार किया था।
ये आप अभी ऐसे जो बच्चों को नहीं देखे होंगे मैप पर, वो वर्ल्ड मैप यदि आपके पास अवेलेबल हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। समरकंद सिंध का प्रांत था, सिंध पर उसने फर्स्ट अटैक किया था, तो वहाँ से लेकर सिंध से लेकर समरकंद तक और बगदाद से लाहौर तक इसने अपना सीमा का विस्तार कर रखा था। और ये अपने आप को क्या मानता था, इस्लाम का रक्षक मानता था। और सर्वप्रथम, ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों, ये भी नोट करिएगा, क्वेश्चन आता है ये भी कि सर्वप्रथम सुल्तान का पदवी किसने धारण किया, तो वो मोहम्मद गजनवी था बच्चों। मोहम्मद गजनवी ने सर्वप्रथम सुल्तान का पदवी धारण किया। ये अपने आप को इस्लाम का रक्षक मानता था। ये ऐसा पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस प्रकार का कार्य किया। किस प्रकार का कार्य, इस प्रकार का कार्य कहने का मतलब है मेरा, क्या रीज़न है इस प्रकार का कार्य कहने का मतलब, ये पदवी धारण करने का कार्य, अपने आप को इस्लाम का रक्षक कहने का, अपने आप को सुल्तान घोषित करने का, पृथ्वी पर ईश्वर की छाया समझता था अपने आप को। पृथ्वी पर ईश्वर की छाया की उपाधि किसने धारण की, तो मोहम्मद गजनवी था, जिसने पृथ्वी पर ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की। अपने आप को ईश्वर की छाया कहता था वो, और इस्लाम का रक्षक कहता था मोहम्मद गजनवी अपने आप को। अब देखिए, इसका आपको मैं बताई थी कि इसका उद्देश्य क्या था। शॉर्टली मैंने आपको बताते आया है कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और भारत से धन संपदा को लूटना और मूर्ति पूजा को समाप्त करना, ठीक है। अब देखेंगे, ये भी मैंने आपको बता दी हूँ कि विजय क्यों प्राप्त किया। तो जो बच्चे कोरिलेट करके लिख नहीं पाए होंगे तो उनके लिए मैंने लिख दिया है कि आप देख सकते हैं कि इसे मैंने लाइन से एक लाइन बना के कैसे लिखा है। आप देखिए, भारत में कई छोटी छोटी रियासतें में बटा हुआ था, केंद्र स्तर पर शासन का अभाव था। तो विजय क्यों प्राप्त हो, ये हेडिंग डालेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे। ये मैंने आपको ऑरली बताया है ना पहले, इसे आप अब लिखेंगे अपने कॉपी में, वो तो वहाँ पे समझने के लिए था। अब ये आप नोट्स करेंगे अपने कॉपी में। देखिए, सेकंड में क्या है, राजाओं का आपसी मतभेद और राष्ट्रीय एकता का अभाव। ये भी मैंने आपको बताया है कि राजाओं का आपसी मतभेद था, राष्ट्रीय एकता का अभाव था, तभी तो कोई एक आक्रमणकारी आता था और भारत जैसे विशाल देश पर से लूट के लेके जाता था, कोई इसे रोक नहीं पाता था, ठीक। अब देखें, कन्नौज पर प्रतिहार वंश, पंजाब पर हिंदू शाही वंश, जयपाल राजा, बंगाल के पाल वंश के शासक महिपाल और राजपूताना पर चौहान वंश के राजा का शासन था। तो ये क्या आपको बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि जिस समय गजनवी भारत पर आक्रमण करता था, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जिस समय भारत पर गजनवी आक्रमण करता था उस समय कन्नौज का राजा कौन था, कन्नौज पर किस वंश का शासक था, पंजाब पर किस वंश का शासक था, ये बंगाल पर किस वंश का शासक था। तो ये आपके लिए स्पेशली आपके एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ आपको बताया गया। इससे अभी आप नोट करते जाएंगे। ये नहीं समझना है कि ये चीज़ एक्स्ट्रा में आपको बताया गया है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताया गया है। इसको देखिए, मैंने घेर दी हूँ मैं। और एक और रीज़न क्या था, एक और पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि दक्षिण में चोल और चालुक्यों का नहीं, दक्षिण में चोल एवं चालुक्यों का शासन था। ये आपको बताया जा रहा है कि उस समय की भारत में स्थिति क्या थी, भारत में किन किन राजाओं का शासन चल रहा था जिस समय गजनवी अटैक कर रहा था भारत पर। और देखेंगे वो सफल क्यों प्राप्त हुआ, सफलता क्यों उसे मिली। पाल, गुज्जर और प्रतिहार के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष। तो मिडिएवल हिस्ट्री से पहले एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट में आप पढ़े होंगे कि त्रिकोणात्मक संघर्ष क्या था। अब जो नहीं पढ़े होंगे उन्हें मैं रफ आइडिया दे दूं, मतलब शॉर्ट में समझा दूं कि 3 राजा हुआ करते थे, 3 वंश के राजा जिन्होंने कई सालों से मतलब राजा, उनके बेटे, उनके नाती, उनके पोतों के लड़के, ठीक है, पोतों के लड़कों तक, मतलब बहुत लंबा एक युद्ध चला जिसे त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा जाता है, पाल, गुज्जर और प्रतिहारों के बीच में। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन उठ सकता है बच्चों, यहाँ से भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछा भी है और आगे भी भविष्य में भी पूछने की संभावना है यहाँ से क्वेश्चन कि त्रिकोणात्मक संघर्ष किन राजाओं के बीच में था, किन वंशजों के बीच में था। तो पाल, गुज्जर और प्रतिहार के बीच में ये त्रिकोणात्मक संघर्ष चल रहा था। तो इसे भी आप नोट करेंगे। और देखेंगे
मोहम्मद गजनवी का भारत में सफलता क्यों प्राप्त हुआ, उसका रीज़न क्या था। ठीक है, मजदूर और किसान वर्गों को युद्धों से कोई संबंध नहीं था, देश में धार्मिक वातावरण था। ठीक है, हिंदू राजाओं द्वारा बहुत कम कर लिया जाता था, प्रजा आर्थिक रूप से सुदृढ़ थी, मंदिरों में चढ़ावा के रूप में अपार धन का जमाव था, जो विदेशी आक्रमणकारियों का आकर्षण का केंद्र था। ये देखिए बच्चों, आप लोगों को लिखने के लिए मैं कितना अच्छा से लिख दी हूँ। जो बच्चे नहीं लिख पा रहे होंगे सेंटेंस बना के, उन लोगों के लिए है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे कि विजय क्यों प्राप्त हुआ। याद रखिएगा बच्चों, ये कंटेंट मैं आपको चैलेंज कर सकती हूँ। बड़े से बड़े कोचिंग में आप यदि पढ़े होंगे और ऐसा आपको यदि कोई समझाया होगा तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैम ये चीज़ हमें पहले से पता था, या इतने डिटेल में हम पहले से पढ़े थे, या फिर जितना स्मूथली एकदम रिलेट करके एकदम कहानी के को बनाकर, कहानी बनाकर इसे मैंने जैसे आपको बताया, और फिर इसे पॉइंट के रूप में भी आपको लिखने भी सिखाया। बस ऐसे ही नहीं कि बस ऑरली बोला और निकल लिए, पॉइंट के रूप में लिख के भी बताया है। ऐसा यदि आपको कहीं मिल जाता है तो बच्चों मुझे नामुमकिन लगता है ऐसा कहीं मिलना। ये मैं बहुत बेस्ट अपना देने की कोशिश की हूँ। बाकी आपके समझ पर निर्भर करता है, आपको समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है ये आप बताएंगे, आप कमेंट करेंगे हमें। तो ये देखिए, ये रीज़न हो गया, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये 5-6 रीज़न हो गए। और आक्रमण कहाँ कहाँ हुए, अब ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि एक रफ आइडिया दूंगी मैं, आक्रमण कहाँ कहाँ हुआ, मेन आक्रमण कहाँ कहाँ हुआ। ये देखिए, आक्रमण पहला हुआ सीमांत प्रदेश पर। सीमांत प्रदेश मतलब भारत के सीमा से लगे हुए प्रदेश, सिंध के प्रदेशों से, उसे सीमांत प्रदेश, जो सीमा के अंत पर जो प्रदेश है, सबसे पहला आक्रमण हुआ सीमांत प्रदेश पर। दूसरा आक्रमण हुआ पंजाब पर, जहाँ राजा जयपाल था। ठीक, मोहम्मद गजनवी उसे हरा दिया। और उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो वहाँ का राजा जयपाल था ना, उसे मोहम्मद गजनवी हरा देता है। जयपाल कुछ धन देकर उससे अपना जान तो छुड़ा लेता है, लेकिन बाद में इस बोझ के तले आत्मगलनानी उसको ऐसा होता है मन में कि वो सहन नहीं कर पाता है और आत्महत्या कर लेता है। फिर इसका पुत्र आनंदपाल पंजाब का नया शासक बनता है। तो आपको इतना जानना नहीं है बच्चों, इतना आपका बड़ा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। ये PCS IAS जो बच्चे पढ़ते हैं, PCS UCS की तैयारी करते हैं, उनको होता है ये सब पॉइंट। ये मैं आपको बस ऐसे ही एक रफ आइडिया दे दी हूँ कि कहाँ कहाँ आक्रमण किया था। ठीक है, उतना ज़्यादा इस पर बर्डन नहीं लेना है अपने ऊपर। तो बस आपको एक बार पढ़ा हुआ रहेगा ना, आपको एक बार पढ़ा हुआ रहेगा, एक बार आप कॉपी में लिख लेंगे तो शायद बाई चांस यदि पेपर का लेवल टफ आ जाए, कि या क्या भरोसा है क्वेश्चन पूछ ही ले, क्योंकि क्वेश्चन बनाना तो हमारे हाथ में नहीं है ना। हमारे हाथ में है कि हमारे पास क्या है कि हम उसे पढ़ सकते हैं। ठीक, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपका काम है पढ़ना, आप पढ़िए। क्वेश्चन बनाना ना मेरे हाथ का चीज़ है, ना आपके हाथ का चीज़ है, ना आप बनाएंगे ना हम बनाएंगे। तो वो जो है वो उसका काम है, वो जाने वो कैसा क्वेश्चन बनाएगा। हमें पढ़ना है, हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीसरा आक्रमण हुआ भेरा पर। तो भेरा कहाँ है बच्चों, पता है? भेरा एक स्थान है, वही सिंध पंजाब के ये सीमावर्ती क्षेत्रों में भेरा एक जगह है, भेरा एक स्थान है। वहाँ पर आक्रमण हुआ, जहाँ के राजा कौन था? राजा वहाँ का शासक था बाजीराव। ठीक, वो बाजीराव मस्तानी वाला मत समझना, वो तो यहाँ का राजस्थान का था, वहाँ का दूसरा शासक था बाजीराव। ठीक, उसको भी परास्त कर दिया था, सबको हरा दिया था, क्योंकि सब अलग अलग लड़ रहे थे। कोई एक छत्र के नीचे आके लड़ाई नहीं कर रहा था। एक छत्र के आके लड़ाई करते तो कोई जीत पाता क्या भारत को? कोई नहीं जीत पाता, चाहे वो मुग़ल हो, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो तुर्क हो, कोई नहीं जीत पाता। चाहे वो अंग्रेज हो, वो भी शासन नहीं कर पाते इतने सालों तक। देखेंगे मुल्तान पर फिर चौथा आक्रमण किया, पांचवा आक्रमण किया, सेवकपाल पर आक्रमण किया, छठा आक्रमण किया नगरकोट पर, सातवां किया नारायणपुर पर, आठवां मुल्तान पर। तो ये बच्चों कुछ आक्रमण था, प्रमुख आक्रमण मोहम्मद गजनवी के द्वारा भारत पर किए गए कुछ प्रमुख आक्रमण। देखिए, आपका ये क्लास भी हो गया लगभग 49-50 मिनट का, लगभग 45 मिनट का क्लास का मैंने सोचा था, ये एक्स्ट्रा हो गया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ठीक ना? आज ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ये आपके लिए भी हानिकारक है और हमारे लिए भी हानिकारक है। इतना एक साथ 1 घंटा पढ़ा पाना थोड़ा टफ हो जाता है बच्चों। और भी क्लासेस मैंने दिन में भी लिए हैं आपके। तो
अब इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। क्लास को समाप्त करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि ये जो फर्स्ट क्लास हमने हिस्ट्री का अपलोड किया, इससे पहले आप हमसे हिंदी पढ़े होंगे। हिस्ट्री पढ़ाते हुए ना आपने मुझे कभी देखा होगा, ना आपने कभी मेरे से क्लास पढ़ा होगा। तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताएंगे, हमारे मन में भी उत्सुकता होती है कि बच्चों का रिएक्शन क्या रहा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कुछ आपको प्रॉब्लम रह गई होगी, आपकी कोई क्वेरी होगी, कोई आपको बातें समझ में नहीं आई होगी, या फिर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लगा होगा, तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक। और आपको ये क्लास कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तब भी बताएंगे, बुरा लगा तब भी बताएंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे कमेंट करेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास इससे भी शानदार जानदार ज़बरदस्त मैं ले सकूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और जो बच्चे न्यू जुड़ रहे होंगे हमारे से, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि आपको इसी तरीके से क्लास अवेलेबल कराया जा सके, एकदम स्मूथली आपकी पढ़ाई चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार बच्चों, जय हिंद।